नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार आज की एक बड़ी अहमियत वाली खबर लेकर आपके बीच हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान की आबादी ने चीन की आबादी को पार कर लिया है। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी छलांग है, धीरे धीरे ये होना था, दिख रहा था। आज वो दिन शायद तय किया गया है। दोनों देशों की आबादी 142 करोड़ तो है ही, उसके ऊपर चीन की आबादी 50 लाख के आसपास रह गई है और हिंदुस्तान की आबादी 142 करोड़ के ऊपर 80-85 लाख करीब हो गई है। तो ये एक क्रॉस हो गया है नंबर। अब एक दूसरी चीज़ ये है कि चीन की आबादी बढ़ने में लगातार गिरावट आ रही है, आबादी गिरती चली जा रही है। चूँकि वहाँ सरकार ने 25-50 साल से एक बच्चे की नीति लागू करके रखी थी, एक जोड़े के पीछे एक बच्चा होता था। देश की गरीबी को देखते हुए आबादी कम करने के लिए ये किया गया था। हाल के बरसों में हालांकि चीन ने नीति बदली, उसको लगा कि नहीं, हमारे कामगार हमारी संपत्ति हैं। चीन के कामगार पूरे दुनिया में सामान बनाकर भेजते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। ऐसा सोचकर चीन ने अपनी आबादी का हौसला बढ़ाया कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करो। कई तरह की रियायतें दी गई, लेकिन वहाँ लोगों की आदत पड़ गई है कम बच्चों के साथ रहने की, शादी न करने की, बच्चे पैदा न करने की। तो वो आबादी अभी गिरती चली जा रही है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग खुश हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान की आबादी को एक बहुत बड़ी समस्या मानकर चल रहे थे। इसको पॉपुलेशन बम बोलते थे, इसको जनसंख्या विस्फोट कहा जाता था, ये जनसंख्या ज्वालामुखी कहा जाता था जो फूट गया है, लावा कहाँ तक पहुँचेगा कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अब ये तमाम लोग जो हैं ये आज खुश हैं कि चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है। जिनको कल तक आबादी समस्या लग रही थी हिंदुस्तान की, वो आज चीन की घटती आबादी में उसको 2 नंबर पे आने से खुश हैं। चलिए, खुश रह लीजिए। लेकिन दिक्कत ये है कि ये खुशी उस वक्त काफूर हो जाती है जब लोग गिनते हैं कि जनता को, कितनी बड़ी आबादी को मुफ्त में अनाज देना पड़ता है, रियायती अनाज देना पड़ता है, रियायती बिजली देनी पड़ती है। उस वक्त इनको लगता है कि आबादी एक समस्या है, एक खतरा है। अब इसको थोड़ा सा हम समझें, इन आंकड़ों का क्या मतलब होता है। हालत ये है कि चीन के पास आज करीब 90 करोड़ कामगार हैं, 90 करोड़ कामगार हैं, और हिंदुस्तान के पास 50 करोड़ से कम कामगार हैं। आबादी बढ़ जाने से कुछ नहीं होता, आपकी कामकाजी आबादी कितनी है, वो आबादी किस तरह के काम के लायक है। अगर हिंदुस्तान में मनरेगा जैसे जो रोजगार गारंटी वाले जो कार्यक्रम हैं, जिसमें गांव के लोगों को और कोई भी काम न रहने पर साल में 50 दिन या 100 दिन मजदूरी का काम दिया जाता है, अगर उसको भी काम मान लिया जाता है तो भी हिंदुस्तान की आबादी कामगार कम है चीन के मुकाबले। चीन की आबादी यहाँ से ज़्यादा कामगार है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो लोग मिट्टी खोद रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तालाब खोद रहे हैं, इस तरह के काम में लगे हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी देश की उत्पादकता में बहुत कम वैल्यू जोड़ती है। उनको रोजी मिल जाती है, घर का चूल्हा जल जाता है, लेकिन देश की उत्पादकता उतनी नहीं बढ़ती उनकी वजह से। दूसरी तरफ चीन में स्किल्ड आबादी जिसको कहते हैं, जो हुनरमंद कामकाजी लोग हैं, उनका अनुपात कामकाजी वर्कफोर्स में बहुत बड़ा है। अगर हम महिलाओं की भागीदारी देखें तो हिंदुस्तान में 20% से कम महिलाएं, 15 से 19% माना जाता है महिलाएं कामकाजी लोगों में, कुल इतनी ही हैं, 20% से कम। चीन के कामकाजी लोगों में 61% महिलाएं गिनी जाती है, 61% आदमियों से भी ऊपर। ये छोटी बात नहीं है। उन्होंने अपनी आबादी को घर के बाहर काम करने के लायक बनाकर उसकी उत्पादकता को देश की उत्पादकता में जोड़ा है। इस फर्क को समझने की ज़रूरत है। जो बढ़ी हुई आबादी हिंदुस्तान के लोगों को कल तक खतरा लगती थी, आज गौरव लग रही है। ये आबादी अगर हुनरमंद नहीं है तो ये आबादी आज भी खतरा है।
कल भी खतरा रहेगी अगर इस देश की और यहाँ के प्रदेशों की सरकारें अपनी इस आबादी के लिए हुनर के काम नहीं ढूंढ पाएंगी, आबादी को हुनर नहीं सिखा पाएंगी। कहने के लिए हिंदुस्तान के सरकारों की तरफ से स्किल डेवलपमेंट का एक काम चलता है जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है। जिस तरह के कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूँ, ऐसी वीडियोग्राफी की ट्रेनिंग, इस न्यूज़ रूम में जैसे कंप्यूटरों पे काम हो रहा है उसकी ट्रेनिंग, मिठाई बनाने की ट्रेनिंग, मशीन चलाने की ट्रेनिंग, ड्राइवरी और एसी सुधारने की ट्रेनिंग, ऐसी कई तरह की स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। ये सरकारी योजना है। हकीकत ये है कि ऐसी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग का अधिकांश हिस्सा फर्जी आंकड़ों का रहता है। लोगों के नाम घर बैठे भर दिए जाते हैं, उनके नाम पे पैसा निकाल लिया जाता है, उनको कोई ट्रेनिंग दी नहीं जाती, सिर्फ कागजी कारोबार हो रहा है। दूसरी तरफ चीन की हालत यह है कि वहाँ पर एक एक कामकाजी व्यक्ति को कारखानों में, सरकारी कारखानों में, निजी कारखानों में इस तरह बैठकर काम करना पड़ता है कि थोड़ी अप्रिय बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे, कामकाजी लोगों को वहाँ पर एडल्ट डायपर पहनाकर बिठाते हैं। एडल्ट डायपर का मतलब यह है कि उनको बाथरूम जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, वो वहीं कपड़ों के भीतर फारिग हो जाएं, क्योंकि 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे उनको अपनी कुर्सी से, अपनी मशीन से हिलने की इजाज़त नहीं मिलती। तो एक तो हुनरमंद हैं, दूसरा उत्पादकता इतनी अधिक है। हिंदुस्तान के लोग इसी में खुश हैं कि यहाँ आबादी हमारी बढ़ गई चीन से। ये समझने की ज़रूरत है कि इस आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछले 2-3 सालों से, लॉकडाउन के पहले से जो शुरू हुआ अभी तक, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म भी हुआ, अर्थव्यवस्था थोड़ी सी पटरी पर लौट रही थी, लेकिन किसी न किसी राज्य के चुनाव चल रहे थे। ये अगले लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगा कि 3/4 गरीब आबादी को तकरीबन मुफ्त में राशन मिलते रहेगा। लोग इसमें खुश हैं, बिना हुनर सीखे। जनता भी खुश है। धार्मिक उन्माद के नारे लगाकर, राजनीति का कोई काम करके, नफ़रत की पोस्ट लिखकर, गालियां बककर किसी को, कहीं दीवारों पर कोई गंदी बात लिखकर खुश हैं लोग। इनको हुनर से लेना देना नहीं है, आगे नहीं बढ़ना है, उत्पादकता से लेना देना नहीं है। जो रियायती अनाज मिल जा रहा है उससे भी संतुष्ट हैं लोग। तो महत्वाकांक्षा विहीन जो समाज हो चुका है उसमें लोगों के आगे बढ़ने की गुंजाइश भी सीमित हो जाती है। हिंदुस्तान उसको भुगत रहा है। अगर हम देखें तो दुनिया के बहुत से और देश हैं जहाँ पे आबादी तेज़ी से गिर रही है, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था तेज़ी से नहीं गिर रही है, क्योंकि जो कामकाजी आबादी है उसकी प्रति व्यक्ति उत्पादकता बहुत अधिक है, जो कि हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति उत्पादकता बहुत ही कम है। जो 1% अरबपति और खरबपति हैं यहाँ पर, करोड़पति भी उसमें शामिल हैं 1% में, उन्हीं की उत्पादकता देश के आंकड़ों में दिखती है, बाकी लोगों की उत्पादकता नहीं दिखती। सरकारें अपने लोगों को काम से लगाने के बारे में नहीं सोचती। गांधी का यह देश, जो कि एक समय कुटीर उद्योग का, ग्रामोद्योग का, छोटे उद्योगों का देश माना जाता था, आज यहाँ पर उनकी संभावनाएं खत्म कर दी जा रही हैं। एक एक बड़े कारखाने आके हजारों छोटे हाथकरघों का काम छीन ले रहे हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग का काम छीन ले रहे हैं। आज सरकारों की हालत यह है कि वोट पाने के लिए लोगों को मुफ्त में क्या क्या दिया जा सकता है, इसकी गारंटी करने के बाद वो लोगों को किसी काम से लगाने के लिए, किसी स्थायी रोजगार से लगाने के लिए फिक्र नहीं करती, क्योंकि उनको मालूम है कि मुफ्त का पाने और खाने के बाद लोग वोट दे देंगे। आज देश की हालत यह है कि हिंदुस्तान में हुनरमंद लोग कम हैं, कामकाजी लोग कम हैं, कामकाजियों में महिला कम है। इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार सरकारें हैं, जिन्होंने ऐसी योजनाएं नहीं बनाई, ऐसे कार्यक्रम नहीं बनाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, जिससे लोग खुद होकर काम कर सकें। ये सरहद से लगा हुआ है चीन, जिस सरहद पर झगड़ा चलते रहता है उस तरफ चीनी है। हर कोई काम के लायक है, हर कोई हुनरमंद है, हर कोई कंप्यूटर सीखे हुए हैं, हर कोई मशीनों पे काम करते हैं।
यहाँ पे जिन लोगों ने कंप्यूटर या मोबाइल चलाना सीख लिया है उनको शायद 1 रुपये या 2 रुपये पर ट्वीट या पर सोशल मीडिया पोस्ट मिलता है किसी को गालियाँ देने के लिए, इसी में ये जनता खुश है। तो जो लोग आज यहाँ तुलना कर रहे हैं चीन से कि हम चीन से आगे निकल गए, उनकी तुलना, उनकी खुशी उनको मुबारक। ये किसी समझदार देश के लिए नहीं हो सकता कि वहाँ पर इस हद तक हुनरहीन लोग रहें, अनस्किल्ड लोग रहें। पूरा का पूरा मनरेगा अनस्किल्ड लोगों का है, इसमें कोई स्किल्ड नहीं है। दसियों करोड़ लोग मनरेगा पर जिंदा हैं। मनरेगा में 50-100 दिन की मजदूरी और रियायती राशन, इस पे जिंदा हैं। इससे अधिक उनको ज़रूरत नहीं बढ़ाने दी जाती, इससे अधिक लोग ज़रूरत नहीं बढ़ाते, इतने में संतुष्ट हैं। तो ऐसा संतोषी समाज ये आगे बढ़ भी नहीं सकता। न महत्वाकांक्षा है, न बच्चों के लिए किन्हीं ज़रूरतों के बारे में लोग सोचते हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान की आबादी बिना किसी स्किल के, बिना किसी हुनर के अगर बढ़ भी गई है चीन से, तो एक बहुत बड़ा बोझ बढ़ गया है। अगर यही आबादी कामकाज के लायक तैयार की गई रहती, अगर इसी आबादी को स्किल सिखाई गई रहती, अगर सरकार और कारोबार इन्होंने मिलके हिंदुस्तान की इस वर्क फोर्स को अगर इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढे होते, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति साबित हो सकती थी। लेकिन नहीं हो पाया है, वो हो भी नहीं पाएगा। मैं यहाँ सरकारों की रीति नीति देखता हूँ, उनके कार्यक्रम देखता हूँ, उनकी चुनावी प्राथमिकताएं देखता हूँ। किसी की प्राथमिकता में नहीं है कि लोगों को हुनर के काम में लगाया जाए, लोगों को स्थायी काम में लगाया जाए। एक कहानी पहले चले आती है कि कोई किसी को एक मछली दे दे तो उसका एक दिन का खाना हो सकता है। अगर कोई किसी को मछली पकड़ना सिखा दे तो वो ज़िंदगी भर अपना खाना खुद जुटा सकते हैं। हिंदुस्तान में सरकारें लोगों को रोज़ एक मछली देकर चुनाव तक उनको जिंदा रखती हैं। वो चाहती हैं कि इसी तरह से ये अगले वोट के दिन तक जिंदा रहें। इससे अधिक न वो उम्मीद करें, न हमारे ऊपर इससे अधिक कोई बोझ रहे। तो ऐसी सरकारों वाले देश में, ऐसे कारोबार वाले देश में, ऐसी महत्वाकांक्षा विहीन जनता, इसको आबादी में नंबर 1 हो जाना बहुत मुबारक हो। ये बैठ के ठंडे दिल से सोचने की ज़रूरत है कि चीन में प्रति कामगार उत्पादकता क्या है और हिंदुस्तान में प्रति कामगार उत्पादकता क्या है। तो चीन की कामयाबी पे अगर यहाँ के लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह यहाँ नाच रहे हैं कि हम नंबर 1 हो गए हैं, तो ये नंबर 1 होना अपने आप को धोखा देना है। चीन को दुश्मन मान लिया गया है, इसलिए उससे हर चीज़ में अपनी तुलना कर लेना, ये यहाँ के लोगों को बहुत सुहाता है। लेकिन ये याद रखिए कि ऐसी वर्क फोर्स, ऐसे हुनरहीन लोग, अनस्किल्ड भीड़, ये हिंदुस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकती। इसकी ज़रूरतें इतनी सीमित है कि ये पर्यावरण पर बहुत बड़ा बोझ नहीं है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी दौलत भी नहीं है। ये बहुत बड़ी दौलत बन सकती थी अगर सरकारें लोगों को उत्पादक काम देने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करती, जो कि नहीं हो पाई है। आज बस यहीं पर, मैं कल आपके सामने किसी और खबर को लेकर रहूँगा। तब तक अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो YouTube पर इसको पसंद करें, सब्सक्राइब करें, टिप्पणी करने लायक लगता है उस पर लिखें, आपको आगे बढ़ाने लायक लगता है तो इसको दोस्तों को भी बढ़ाएं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, जब तक हम अगली खबर लेकर आपके बीच नहीं आते। नमस्कार।